देखें, हाउ फॉरेक्स चार्ट्स आर फॉर्म्ड एंड द सोर्स ऑफ डेटा। क्योंकि हमें अगर किसी डेटा के सोर्स का पता नहीं होगा तो हम चार्ट्स को किस तरीके से मैनेज करेंगे, कैसे उसको अंडरस्टैंड करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो सोर्स ऑफ द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो फॉरेक्स वाले चार्ट ही यूज कर रहे हैं ना, जो MT4 में, MT5 में हम ट्रेडिंग करते हैं। क्या ऐसा है कि जो OTC वाला पेयर है वो हमें MT4 MT5 में मिलता है? अगर आप देखें तो नहीं मिलेगा। अब इस डेटा को हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? अगर IQ ऑप्शन में डेटा देखें, कोटेक्स में देखें, बेनोला में देखें, पॉकेट ऑप्शन में देखें, या फिर जो और बाइनरी के ब्रोकर है वो वहां पर डेटा देखें, तो उन जितने भी ब्रोकर है सबकी OTC मार्केट डिफरेंट है। लिखा होगा यूरो USD, आगे OTC लिखा होगा, लेकिन मार्केट जितने ब्रोकर उन सब की डेटा डिफरेंट है। किसी की डेटा किसी दूसरे ब्रोकर के साथ मैच नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि उन ब्रोकर्स के अंदर जो OTC का डेटा है वो सबका डिफरेंट है, तो इट मींस दे हैव अ डिफरेंट सोर्स ऑफ द डेटा। लेकिन अगर हम मंडे से लेके फ्राइडे तक की मार्केट का डेटा देखें तो जो उसका सोर्स है वो हर एक ब्रोकर के लिए सेम रहेगा। कैंडल की चलो ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस में थोड़ा ज्यादा या विक में थोड़ा ज्यादा फर्क होगा, लेकिन ओवरऑल डेटा सेम रहेगा। कोटेक्स में, IQ ऑप्शन में, या किसी भी दूसरे बाइनरी के ब्रोकर के अंदर यूरो USD जो मंडे से लेके फ्राइडे तक चलता है वो सेम होगा। सबका डेटा सेम होगा। अगर वो सबका डेटा सेम है और OTC मार्केट का डेटा भी तो फिर सेम होना चाहिए था, वो क्यों डिफरेंट है? वो हर एक ब्रोकर का डिफरेंट है। इट मींस दैट द सोर्स ऑफ डेटा ऑफ OTC मार्केट इज डिफरेंट, द थर्ड पार्टी इज क्रिएटिंग द दैट डेटा। उसका जो कोड प्रोवाइडर है वो थर्ड पार्टी है। यहाँ पर जो इस डेटा का जो कोड प्रोवाइडर है वो कहाँ से डेटा लेता है? स्टॉक मार्केट से लेता है। तो जो ये डेटा है ये रियल लिक्विडिटी से लिंक होता है। रियल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इज व्हाट? मार्केट के अंदर बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट, ये जितने भी किस्म के ट्रेडिंग के तरीके कार होते हैं, जहां पर भी ये ट्रेड लगे होते हैं या फिर पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, वहां पर एक लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है। ये रियल एंड लाइव लिक्विडिटी होती है। तो जो प्राइस एक्शन लिक्विडिटी को फॉलो करके चलता है वो सेम प्राइस एक्शन जहां पर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ही ना हो जिस मार्केट में, उस पे कैसे काम करेगा? नहीं करेगा। करेगा तो डिफरेंट तरीके से करेगा। OTC मार्केट में सपोर्ट के ऊपर रिवर्सल नहीं आया, कोई रीजन नहीं मिलेगा। लेकिन लाइव मार्केट में अगर कहीं पर भी रिवर्सल नहीं आता तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा आपके पास। तो हमारा जो ये मंडे से लेके फ्राइडे तक जो हम डेटा यूज करते हैं जो सब ब्रोकर का सेम है, वो डेटा कहाँ से और कैसे आता है? देखिए, ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि प्राइस, टाइम, वॉल्यूम हम देखते हैं। लाइन चार्ट्स होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट्स होते हैं, लेकिन डेटा का सोर्स क्या है मैं आपको ये बताऊं। सोर्सेज ऑफ द फॉरेक्स डेटा इज इंटरबैंक मार्केट। जो इंटरबैंक मार्केट होती है वहां पर आप अगर देखो कि आपके पास अगर कोई भी करेंसी है, आप दूसरी कोई करेंसी परचेज करने के लिए जाते हो तो बैंक से आपको रेट मिलेगा कि इतने में बाय करेंगे, इतने में सेल करेंगे। आपके पास PKR है, आप एक्सचेंज करने के लिए जा रहे हैं डॉलर्स में, तो आपको रेट मिलेगा बिट एंड आस्क रेट। इस तरीके से आपके पास डॉलर्स हैं और आप पाउंड खरीदना चाहते हैं, आप यूरो खरीदना चाहते हैं, आप जैपनीज येन खरीदना चाहते हैं, या कोई भी और करेंसी खरीदना चाहते हैं, तो आप कहाँ से राब्ता करेंगे? इंटरबैंक। अब जितनी भी मनी एक्सचेंज कंपनीज होती हैं किसी भी कंट्री के अंदर, वो किससे रिलेटेड होती है? बैंक से रिलेटेड होती है। तो मेजर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है? डेटा प्रोवाइड करता है कि करंट सिचुएशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मार्केट को शो कर रहा था। ये डेटा जाता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इस डेटा से चार्ट बनाता है जो हमें दिखता है। साथ ही साथ ये तो डेटा दूसरा हुआ। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स वो होते हैं जैसे कि MT4 MT5 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर जो ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग ऑफ
करेंसी होती है, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑफर बिड एंड आस्क प्राइसेस होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जो हम MT4 MT5 के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये भी डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये डेटा कहाँ से लेते हैं? स्टॉक मार्केट से। उसी डेटा के ऊपर ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स डेटा यूज कर रहे होते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं डेटा प्रोवाइडर्स दूसरे, जैसे कि ब्लूमबर्ग होता है, वो पूरी मार्केट को डेटा प्रोवाइड कर होता है। तो ये टोटल जो सोर्स हमारे यही है। और ये डेटा कहाँ से बन रहा होता है? जो हम बाय सेल करते हैं, ओवरऑल द वर्ल्ड ट्रेडिंग चलती है। कौन सी? ये फॉरेक्स की ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, ट्रेड दूसरा भी चलता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से अपने गुड्स, रॉ मटेरियल्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस जिसको कहते हैं, उसके लिए भी आपको दूसरी करेंसी दरकार होती है। तो वो आप दूसरी करेंसी परचेज करते हो तो उससे डिमांड क्रिएट होती है, और जिसको सेल करते हो तो उसके लिए, उस करेंसी के लिए सप्लाई क्रिएट होती है। ये एक इकोनॉमिक, जो बंदा समझेगा उसको ये टर्म समझ में आएगा। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, या फिर जो आप किसी भी किस्म की प्रोडक्ट को समझ लो, उसकी डिमांड एंड सप्लाई वो किसी न किसी करेंसी से रिलेटेड होती है। देन टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड टू फॉर्म फॉरेक्स चार्ट। आपके पास जो फॉरेक्स चार्ट जो फॉर्म होता है, वो बिड इन आस्क प्राइस से फॉर्म होता है। और प्राइस टाइप जो होती है, ये टिक डेटा होता है। और एवरी मिनट या एवरी 5 मिनट या एवरी वाट एवर द टाइम फ्रेम, वो आपको चार प्राइजेस देता है: ओपन, हाई, लो, क्लोज, जो हम शुरू में पढ़ चुके थे। टाइम फ्रेम्स भी इस तरीके से होते हैं। तो अब यहां से क्या हमने समझा कि ओवरऑल हमारा जो है ना, डेटा का सोर्स ऑफ डेटा का है इंटरबैंक से, लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, फॉरेक्स ब्रोकर से, एंड कुछ वेबसाइट से। मार्केट जब डेटा का इम्पैक्ट आता है सप्लाई एंड डिमांड का, तो उस वक्त मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी क्रिएट हो रही होती है। वॉलेटिलिटी क्यों क्रिएट होती है? इकोनॉमिक रिपोर्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से। लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी पीरियड्स में रिजल्ट इन मोर वोलेटाइल डेटा। जब लोग कम बाय करेंगे, कम सेल करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई कम हो जाएगा, देन आपकी लिक्विडिटी लो हो जाएगी। जब बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा उरूज पे हो जाएगी, देन हाई लिक्विडिटी। आपको जितनी ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। जितनी कम लिक्विडिटी मार्केट में, मार्केट कंसोलिडेशन, रेंजिंग बनना शुरू हो जाएगी। ज्यादा लिक्विडिटी होगी तो मार्केट में ट्रेंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। एंड इफ द लिक्विडिटी या वॉलेटिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज होने से मार्केट के अंदर प्राइस में गैप्स लगते हैं, ओपन एंड क्लोजिंग गैप्स। मार्केट एक दिन ओपन होती है, जुमे के दिन बंद होती है, मंडे के दिन ओपन होती है, तो वहां पर गैप्स लगते हैं मार्केट पे, या फिर करंट कैंडल के अंदर गैप्स लगते हैं। ये सब डेटा से हो रहा होता है। ठीक है ना? तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। वो स्पेशली बैंक्स की तरफ से डेटा आ रहा है। अब यहां पर ओटीसी मार्केट की मैं कोई बात नहीं कर रहा। अब ओटीसी मार्केट का डेटा सबका चेंज है, तो इट मींस दैट देयर आर लॉट ऑफ थर्ड पार्टीज, दे आर प्रोवाइडिंग द चार्टिंग एप्लीकेशंस। तो कोई भी, आप भी अगर ब्रोकर कल को बन जाते हो, अपनी वेबसाइट बनाते हो, आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन पूरे करते हो, और आप अपने एप्लीकेशन पे कोई भी ऐसा डेटा लाना चाहते हो जिसको ओटीसी का नाम देके, तो आप भी किसी थर्ड पार्टी से डेटा परचेज कर सकते हो। पैसा पे करना पड़ता है उसके लिए। वो आपको कंप्लीट 24 आवर्स डेटा देता है, वो चल रहा होता है, और बहुत सारे लोग उसको ट्रेड भी करते हैं। तो अब आप लोग बताएं कि जिस डेटा के अंदर मार्केट की लाइव लिक्विडिटी नहीं होगी, पूरी दुनिया का सप्लाई एंड डिमांड उससे कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो वो डेटा क्या सिक्योर होगा ट्रेड करने के लिए? बताएं। हम्म। आपका आवाज कट रहा है, आपका आवाज नहीं सुन पा रहे हम। सिक्योर नहीं होगा। नहीं होगा सिक्योर। आप ट्रेड करोगे तो फिर आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, या कभी काम करेगी बहुत ज्यादा, कभी काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। फिर आप बोलेंगे कि स्ट्रेटजी वर्क करना छोड़ दिया। क्योंकि आप अब देखो कि यहां पर अगर बायर ऊपर कैंडलस्टिक बना रहे हैं, तो व्हाट्स द रीजन व्हाई द प्राइस इज मूविंग अप? द रीजन इज दैट देयर इज अ डिमांड। और अगर डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रही है, देयर इज अ सप्लाई मोर देन द डिमांड। तो ये प्राइस की एक एक कैंडल की मूवमेंट क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या बोल रही है? कि देयर इज अ impact of supply and demand in the market. That's why the candlestick are
बुलिश एंड बियरिश। ठीक है, तो ये है इम्पैक्ट। तो मैं सजेस्ट सबको ये करता हूँ कि ओटीसी मार्केट से बचिए। अगर ओटीसी मार्केट को ट्रेड करना है तो फिर प्राइस एक्शन को फोकस कम करो, क्योंकि आप अगर प्राइस एक्शन को फोकस करोगे तो फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करोगे, फिर आप ट्रेंड लाइंस को यूज करोगे, फिर आप ब्रेकआउट्स को यूज करोगे, फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करोगे। ऐसा ही है ना, क्योंकि प्राइस एक्शन तो यही है, वॉल्यूम होता नहीं है ओटीसी मार्केट का। फिर आप क्या करो, अगर आप उसको ट्रेड करना है तो आपने सिंपल से तीन स्ट्रेटजीज हैं वो यूज करो। एक रेफरेंस सीक्वेंस, एक सिमिलर सीक्वेंस, एक रैंडम सीक्वेंस। बस मार्केट में देखो कि ऐसे फॉलो करो कि अच्छा, अगर इस एक रेड कैंडल के बाद, ग्रीन के बाद एक ग्रीन है, एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन है, तो उसके बाद फिर ग्रीन है, तो अगली बार भी एक रेड के बाद ग्रीन होगा, तो अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन बनेगी। इस तो किस्म की थिंकिंग करके ओटीसी मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन ये नहीं कमा सकते कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है तो पक्का गिरेगी, सपोर्ट लेवल है तो पक्का यहाँ से रिवर्स होगी। वहां पर कभी होगी कभी नहीं होगी, नहीं होगी तो कोई रीजन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको हर एक चीज का रीजन मिलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ज्यादा इंटरेस्ट किस में लेती हो, क्योंकि कल को आप फॉरेक्स के ट्रेडर बनोगे तब तो ओटीसी मार्केट काम की नहीं होगी, नहीं आएगी, ना ही उसको आप ट्रेड करोगे। आप तो इसी फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड करोगे, इसी के ऊपर ज्यादा मेहनत करोगे, तो कल को फॉरेक्स के अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हो। ठीक है। आज बिल्कुल सर। आज कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करता हूं मैं, कैंडलस्टिक में कहाँ से बायर स्टार्ट करते हैं, कहाँ से सेलर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ मैं ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जो आप लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे। अगर वो आप समझ गए तो सपोर्ट में कहाँ पर रिवर्सल आएगा, और रेजिस्टेंस पे कहाँ पर रिवर्सल आएगा, और सप्लाई एंड डिमांड हम कैसे बनाएंगे, वो कौन सी सही होगी कौन सी गलत, जिसको वैलिड या इनवैलिड कहेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट में किस तरीके से हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। दिस इज अ सेलर्स कैंडल। ये क्या है? सेलर्स कैंडल है। देन आई फाउंड देयर इज अ बायर्स कैंडल। बायर ने कहाँ से स्टार्ट किया एंटर होना? टेल मी, which point is that where the buyers are started? सेलर का क्लोजिंग पॉइंट से। सेलर के क्लोजिंग पॉइंट से बायर ने स्टार्ट किया है, राइट? इस पॉइंट से, है ना? जी। यहां से। ओके। देयर इज अ सेलर्स कैंडल एंड another candle is a buyer's candle. यहां पर बायर ने कहां से स्टार्ट दिया है? बाकी भी सब जवाब दें, पार्टिसिपेट करें। नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कुछ भी नहीं। सर रेड विक्स कैंडल का विक्स लो है वहां से। हम्म। रेड कैंडल का जो लोअर पॉइंट है वहां से। रेड कैंडल का जो ये वाला लोअर विक्स पॉइंट है, ये वाला विक, यहां से यस। बायर ने स्टार्ट किया है। यस सर। और यहां पर यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल का लोअर पॉइंट है वो वहां से। ग्रीन कैंडल का लोअर पॉइंट है यहां से। क्या ये बात सही कह रहा है इकराम? बाकी सब बताओ मुझे, ये सही कह रहा है गलत कर रहा है? मैं तो समझ रहा हूँ कि इकराम बात गलत कर रहा है। आप लोग बताओ, ये बात सही है इसकी या गलत है? नहीं सर। गलत है ना इसकी बात? यस ओके। आप बताओ, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर, सेलर की जो कैंडल है उसके लोअर पॉइंट से। यस सर। तो इसका मतलब है कि अगर बायर ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर बायर मार्केट में ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब दोबारा मार्केट में सेलर आएंगे, तो इस पॉइंट से फिर वापस बायर दोबारा मार्केट में आएंगे। फिर तो ये बात हुई ना कि बायर यहां से स्टार्ट किया है, तो फिर बायर को यहां से आना चाहिए, क्योंकि जैसे कि गौतम कह रहा है, गौतम ना, हाँ गौतम कह रहा है कि यहाँ से बायर को दोबारा आना चाहिए, क्योंकि ये बायर की स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बायर की स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से बायर को आना चाहिए। तो गौतम आप यस सर, यस ये सर कह रहे एकदम। हैं? हाँ। और नोयान आप क्या कह रहे हैं?
सर गौतम जा बताए सच है। अच्छा, अब मैं आप लोग को बताऊं। ठीक है, मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला कि इकराम गलत बोल रहा है, लेकिन हकीकत में इकराम सही बोल रहा था, आप लोग गलत बोल रहे हो। बात समझ में आई? इकराम क्या कह रहा था? वो वो सही बोल रहा था, आप लोग गलत बोल रहे हो। असल में बायर ने यहां से स्टार्ट किया है। क्या देखो कि जब सेलर मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया था, ये सेलर जब मार्केट को यहां तक लेकर आया था, तो बायर ने रिजेक्ट किया, तभी तो प्राइस ऊपर गई थी ना। तो यहां पर बायर ने रिजेक्ट किया था, कोई थर्ड पार्टी थी उसने रिजेक्ट किया था? यस सर। बायर ने किया था यस ना। यस यस। यस सर। यस सर। जब यहां पर सेलर इतना नीचे की तरफ लेके आए थे, इस पॉइंट से बायर ने इनको स्टार्ट किया था ना ऊपर जाने के लिए, या बायर ने ओपन प्राइस से शुरुआत की है? तो फिर ये नीचे कौन सा था? सेलर भी नहीं है, कौन सी थर्ड पार्टी थी फिर? तो असल में याद रखो, सपोर्ट के पॉइंट पे जहां पर बायर स्टार्ट करता है, या तो सेलर की विक बड़ी होगी या तो बायर की विक बड़ी होगी। जो विक बड़ी होगी वहीं से असल में बायर ने स्टार्ट लिया है। तो जहां से स्टार्ट करता है, दोबारा मार्केट भी वहीं से स्टार्ट करेगा। दोबारा कहां से स्टार्ट करेगा? अगर जहाँ से ये बायर ऊपर जाने में फेल हुआ, तो दोबारा ट्राई करेगा भी, तो उसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा जहां से पहले उसने स्टार्ट किया था। तो बीच में कभी स्टार्ट वो नहीं करता। तो इस तरीके से कैंडल टू कैंडल बात समझिए। मैं अब चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। ये गलती की वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहती। यहां पर बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं इस किस्म की। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये पॉइंट है सेलर की। अब यहां पर लोगों को लगता है कि द ओपन प्राइस ऑफ द सेलर्स कैंडल, ये मतलब यहां से सेलर ने स्टार्ट लिया है। नहीं, सेलर्स ने असल में स्टार्ट कहां से लिया है? इस पॉइंट से स्टार्ट लिया है। ठीक है। हाँ, ये आपकी ओपनिंग प्राइस है। जब सेलर्स ने कंट्रोल करके कैंडल बना ली, तो ये आपकी कौन सी प्राइस हो जाएगी? ये आपकी ओपनिंग प्राइस ऑफ द सेलर्स कैंडल कह सकते हैं। लेकिन असल में इन दो कैंडल को देखा तो फिर असल में सेलर ने कहां से स्टार्ट लिया? इस पॉइंट से। ठीक है। इसी तरीके से ये जो पिछली बायर की कैंडल है, ये वाली दोबारा बायर कौन से पॉइंट से आया है? कि बायर के पॉइंट से आया है, ऐसा ही है। इससे पहले रिजेक्शन यस आई सर। आई लेकिन बायर ने कैंडल कहां से बनाई है? इस पॉइंट से बनाई है कैंडल। इसी तरीके से ये अगर सपोर्ट है, तो बायर यहां से क्यों नहीं आए? आना चाहिए था ना यहां से, नहीं आया। असल में बायर की पॉइंट कौन सी है? ये वाली। नीचे वाली। तो यहां से बायर नहीं आया, देखो, आया मार्केट में। ठीक है। तो हम अगर इन कैंडल्स को देखें, क्योंकि जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस वाली कैंडल्स की बनाते हैं, तो तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ओपनिंग प्राइस को ले लेते हैं, असल में तो प्राइस जहां से स्टार्ट हुई है उसको बताएं। ये देखिए, अब आप अगर बोलें कि ये वाली कैंडल से सेलर ने स्टार्ट किया, ये सही है या गलत है? अगर इसकी बात करें तो यहां से तो फिर बायर ने इसको ब्रेक कर दिया। यहां से तो बायर ने ब्रेक कर दिया ना। लेकिन हकीकत क्या है? सेलर ने स्टार्ट कहां से लिया है? इस पॉइंट से किया है। तो दोबारा सेलर भी इसी पॉइंट से आएगा। देखो, रिजेक्शन भी उसी पॉइंट पे आती है ना मार्केट की, यही। तो इस तरीके से ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो यहां पर बायर ने कहां से स्टार्ट किया? दिस पॉइंट। तो देखो कि बायर इसी पॉइंट से रिजेक्ट होके आएगा तो फिर बनेगा। अब अगर हम ये कहें, आप ये सोचो कि दिस इज अ सपोर्ट लेवल, रेड कैंडल सपोर्ट के अंदर क्लोज हुई है, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। लेकिन असल में प्राइस जब तक नीचे वाली लेवल को टच करके रिजेक्ट नहीं होती, तब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनती। जहां से पिछले बायर ने स्टार्ट लिया, सपोर्ट या रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? क्या हम फ्यूचर में कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं? नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेटा कहां से लेते हैं हम प्रीवियस डेटा लेते हैं, पास्ट डेटा लेते हैं। कभी भी ऐसा हुआ है कि
जो कैंडल बनी ही नहीं है वहां से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए? नहीं। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? हमेशा हम प्रीवियस डेटा को लेते हैं, पास्ट डेटा से देखते हैं कि कहां से बायर ने स्टार्ट लिया, कहां से सेलर ने स्टार्ट लिया। तो अब मेरे ख्याल में ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि कहां पर कौन स्टार्ट लेता है। दोबारा मैं आपसे थोड़ा सा यहां से पूछता हूं, ये देखिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां से प्राइस स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, वापस नीचे की तरफ भी आ रही है। ठीक है। अगर मेजर मूवमेंट दोबारा बायर की बनेगी तो किस पॉइंट से बनेगी? जहां से इन्होंने पहले स्टार्ट किया था। तो एंट्री ये किया। पॉइंट ज्यादा स्ट्रांग रहेगी कि अगर दोबारा ट्रेंड शिफ्ट होता है तो ये पॉइंट हो सकती है। अब इसके बाद इसकी कुछ वेराइटीज हैं, इसके कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, इसके अंदर ऐड करते जाएं। तो अगर ये सपोर्ट का हमें पता है कि बायर ने इस पॉइंट से स्टार्ट लिया है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हम लेते हैं, तो फिर एक आता है कंट्रोलिंग पॉइंट। फिर एक क्या आता है दूसरा? कंट्रोलिंग पॉइंट। कंट्रोलिंग पॉइंट। कंट्रोलिंग पॉइंट कि इस बायर ने पिछले सेलर की कैंडल को कौन से पॉइंट से कंट्रोल किया। अब कंट्रोलिंग पॉइंट को देखा जाएगा तो फिर ये कंट्रोलिंग पॉइंट होगी, लेकिन इस पॉइंट को मैं ये नहीं कह सकता कि बायर ने असल में यहां से स्टार्ट नहीं किया। ये वाला सेलर के पॉइंट को क्या किया है? बायर ने कंट्रोल किया है, लेकिन बायर ने स्टार्ट कहां से लिया है? इस पॉइंट से स्टार्ट किया है। ठीक है। अब इस पॉइंट को देखूं तो दिस विल बी द कंट्रोलिंग पॉइंट, लेकिन बायर ने दोबारा जो स्टार्ट लिया वो कहां से लिया? वो इस जगह से, नीचे रेड के वजह से। इस जगह से इसने स्टार्ट लिया है। ठीक है। ये पॉइंट है जहां से बायर ने स्टार्ट लिया है। अब आप क्या कर सकते हो? आप ट्रेडिंग के लिए इस पॉइंट से लेके ओपन पॉइंट तक क्या बना लोगे? एक कंप्लीट जोन रेंज। बना लोगे। जोन इसको बोलेंगे, आप एक जोन बनाओगे, सपोर्ट की जोन, रेजिस्टेंस की जोन। तभी हम दो लेवल्स बनाते हैं, या फिर आप ऐसे जोन बना सकते हो कि ऊपर वाली पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है और नीचे वाली पॉइंट क्या है? ये ओपनिंग पॉइंट है। तो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट से जो हाईएस्ट हाई होगा या लोवेस्ट लो होगा कैंडल का, दो कैंडल का, वहां से आप एक जोन बना लेंगे। तो मार्केट में हमेशा इस तरीके से होता है, ऐसे ही प्राइस की मूवमेंट होती है और इस तरीके से ही। अब यहां से देखो, इस कैंडल को देखो, फोकस करो, ये सेलर की कैंडल है। अगर बायर ने यहां पर सपोर्ट बनाई है तो यहां से बायर को दोबारा आना चाहिए था ना। बायर कौन से पॉइंट से आया है? बायर नीचे वाले उस पे। पॉइंट से आया है जहां से बायर ने पहले स्टार्ट किया था। उस लेवल को जब ब्रेक किया तो बायर, ये वाले बायर रिएक्शन में आ गए। ये वाले बायर किस में आ गए? इस अपने रिएक्शन के रिएक्शन। अंदर आ गए और यहां पर दोबारा बायर की कैंडल बनाई। अब देखो कि सेलर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये कंप्लीट वेव है। तो कौन से पॉइंट से सेलर आए और इस पॉइंट से सेलर आए? ये पॉइंट को टच किया, रिजेक्ट हुआ, ये पॉइंट को टच किया, रिजेक्ट हुआ, गैप फिल हुआ, देन सेलर्स मार्केट में दोबारा एंटर हुए। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास दो कैंडल होती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास सिंगल कैंडल भी होती है। जब सिंगल कैंडल होगी तो सिंगल कैंडल के हिसाब से फिर ये वाला पॉइंट होगा जहां से सेलर ने स्टार्ट किया है। और अगर डबल कैंडलस्टिक होगी तो फिर इन दोनों कैंडलस्टिक के अपर विक या दोनों कैंडलस्टिक के लोअर विक को आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां से बायर ने स्टार्ट लिया। तो याद रखिए कि जब भी आपके पास ऐसी कैंडलस्टिक होंगे तो वो इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट करेंगे। अब मार्केट का फेल्यूर, मार्केट का जब फेल्यूर होता है, फॉर एग्जांपल एक लेवल है हमारे पास, समझिए इस बात को, ये बात समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हम कैसे यकीन करेंगे कौन सी सपोर्ट बार बार काम करेगी और कौन सी सपोर्ट। यहां से देखिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, यहां पर एक सेलर की कैंडल आ जाती है। ठीक है। पास्ट में कोई लेवल है, ब्रेकआउट हुआ है, तो सेलर की कैंडल ऐसे आ जाती है, एंड देन मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाती है। यहां से सेलर कंटिन्यू नहीं कर पाते तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब इस ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ? मार्केट ने दोबारा एक सेलर की कैंडल रिटेस्ट करने के लिए बना ली, एंड देन मार्केट
में एक सेलर की कैंडल आ गई। जब प्राइस चलती है तो इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट हो रही होती है, एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ दोबारा जाती है, रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है। अब आपके पास टोटल लेवल कितनी है? अगर एक रेड कैंडल में यहां पर भी ऐड कर दूं तो आपके पास अभी 3 लेवल्स हैं। अभी कितनी लेवल्स हैं? 3। 3 सपोर्ट लेवल्स हैं। जब ये पहली सपोर्ट लेवल बनी तो हमने देखा कि क्या बायर ने इस सपोर्ट से जब ऊपर की तरफ प्राइस गई, क्या ब्रेकआउट कर पाई कि नहीं कर पाई? अगर आपने देखा कि ये ब्रेकआउट नहीं कर पाई तो मार्केट क्या करेगी? इस सपोर्ट तक आके रुकेगी, दोबारा बायर को चांस देगी। ये ब्रेकआउट नहीं कर सकी तो दोबारा इस बायर को चांस देगी इस पॉइंट से कि आप दोबारा मार्केट में ब्रेकआउट के लिए ट्राई कर सकते हैं, कर लें। क्या किया प्राइस ने ब्रेकआउट? अनेबल टू ब्रेकआउट। तो अब ये वाली लेवल आपकी टेस्ट हो चुकी है। ये वाली लेवल आपकी एक दफा टेस्ट हो चुकी है। इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, इस लेवल को कंटिन्यू करने की कोशिश की, नहीं की। अगर अब सेलर आएंगे, अगर अब सेलर आएंगे तो क्या दोबारा इसी लेवल से वापस ट्राई करेंगे या फिर नीचे वाली लेवल से ट्राई करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? नीचे वाले से नीचे सर। वाला लेवल क्योंकि नीचे ये वाले लेवल सर। लेवल एक दफा यूज फेल हो हो चुकी चुका है। है। अगर सॉरी, इसमें यूज हो चुका डिमांड होती तो ये लेवल ब्रेक होती। तो हम हमेशा देखते हैं कि अगर कोई लेवल पे एक दफा रिएक्शन हो गया तो आप ये ना समझो कि ये फिर अकेली लेवल है, ये फिर अगेन नंबर 1 रिसेंट लेवल है। नहीं, ये असल में पिछली लेवल को प्राइस ने क्या किया है? टेस्ट किया है। तो ये रिसेंट लेवल आप अभी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पिछली लेवल जो थी ये आपकी रिसेंट लेवल थी। अब अगर मार्केट ने दोबारा ब्रेकआउट नहीं किया तो नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट? वी विल एक्सपेक्ट द नेक्स्ट लेवल विल बी which will be respected, that will be this level। तो अगर बायर आएंगे तो कहां से आएंगे दोबारा? इस पॉइंट से। अब इन बायर का काम क्या है? इस बायर का क्या काम है कि वापस आए मार्केट में और कौन सी लेवल को ब्रेकआउट कर ले जो ब्रेक नहीं हो पा रही थी, ऐसा ही है। अगर यहां से बायर आए और ये जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की लेवल बनी इसको ही ब्रेकआउट ना कर पाए तो क्या दोबारा जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ये एक दफा मिटिगेट हो गई, मतलब ये एक दफा टेस्ट हो गई, क्या दोबारा अगर सेलर इसी लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि दोबारा बायर मार्केट में आएगा? नहीं यस। सर, फेल हो जाएगा। ये सर वाला जो बोल रहा है वो ये समझे कि यहां पर मैं क्या बोल के आया कि एक दफा इस लेवल को जो न्यू लेवल थी इसको उसने ट्राई किया, ब्रेकआउट करने की कोशिश की, नहीं कर पाई, तो दोबारा हम ये लेवल को यूज नहीं कर रहे। तो फिर जब मार्केट नीचे इस लेवल पे आई और इसको ट्राई किया, कंटिन्यू करना चाहिए था ना, नहीं कर सकी, तो फिर दोबारा कैसे के बायर इसके पास आ जाएगा या फिर नीचे वाले लेवल नो पे सर, चला जाएगा? नीचे वाले पे। फिर नीचे वाले नीचे लेवल पे लेवल चला पे जाएगा। जाएगा। तो फिर मार्केट में हम हाँ। ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां से दोबारा बायर स्टार्ट कर सकता है ब्रेकआउट यस। करने के लिए। तो यहां पर हमेशा याद रखिए, जब भी कोई लेवल एक दफा अगर टेस्ट हो गई और उसने अगेन एक न्यू हाई या ब्रेकआउट नहीं किया तो मार्केट फिर शिफ्ट होके आएगी, फिर नीचे वाले पॉइंट से मार्केट स्टार्ट करेगी, फिर वो भी फेल, फिर नीचे वाले पॉइंट से, फिर वो भी फेल, वो नीचे वाले पॉइंट से, ऐसे करते करते एवरी टाइम अगर मार्केट नीचे आती जाती है तो जितने भी पास्ट की लेवल्स होंगी एक एक दफा हर कोई अपना रिएक्शन दिखाएगा। ऐसे रिएक्शन आएगा तो फिर मार्केट एवरी टाइम ऐसे 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 जिगजैग बनेगी ना मार्केट में। क्योंकि पिछली बार, पिछली दफा से ये सपोर्ट थी, यहां पर ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी, इन सब ने फेल हो गया, फेल हो गया। फाइनल एक और सपोर्ट थी जो कामयाब हो गई, एंड देन मार्केट फिर अब सपोर्ट के ऊपर काम करना शुरू हो गए। तो यहाँ सेलर इस तरीके से आया, यहां से ट्राई किया, यहां से ट्राई किया, यहां से ट्राई किया। तो हमेशा ऐसे पास की लेवल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो मार्केट में आप देखेंगे
कि मार्केट में जब एक लेवल ब्रेक नहीं कर पाती तो मार्केट क्या करती है, दोबारा दूसरी लेवल के ऊपर ट्राई करती है। अब देखिए यहां पर आप इस बात को समझिए, जब प्राइस ने हाई किया, फर्स्ट टाइम हाई किया, ये फर्स्ट टाइम लेवल बनी है, यहां पर पीछे कोई लेवल है आप बताओ? नहीं। नहीं है। तो ये वाली लेवल फर्स्ट टाइम बनी, तो फर्स्ट टाइम लेवल के ऊपर बायर ने ट्राई किया, क्या कंटिन्यू कर सकी? नो। फिर अब बायर कहां से आएगा? अब हम लेवल काउंट करें, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी लेवल हो सकती है। फिर दोबारा यहां से ट्राई किया, क्या कर सका कंटिन्यू? नहीं। फिर उसके बाद कौन सी लेवल होगी? फिर ये लेवल होगी। फिर यहां से ट्राई किया, फिर यहां से ट्राई किया। तो अब ऐसे ही देखो कि ये वाली जो लेवल है, जो ये वाली लेवल बनी है, ये किसकी वजह से बनी? ये यहां से बायर ने ट्राई किया, ठीक है, यहां से बायर ने ट्राई किया और बायर ने इसको कंटिन्यू करने की कोशिश की है। फिर अब यहां पर वापस आएंगे कि यहां पर क्या हुआ। तो पहले ये टेस्ट नहीं थी तो यहां पर रिएक्शन मिल गया, ये टेस्ट नहीं थी तो यहां पर रिएक्शन हमें मिल गया। इस तरीके से जब हम ऐसी कोई लेवल बनाएंगे तो उसके हम रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पर देखिए, अब फर्स्ट टाइम जब कोई लेवल यहां से बायर ने मूवमेंट की, इस जगह से बायर ने इसको ब्रेकआउट किया था और कंटिन्यू किया था, यहां से सेलर आए तो ये लेवल काम करने चाहिए थी। तो क्या ये लेवल पे कैंडल क्लोज हो गई या ब्रेकआउट हो गई मार्केट? ब्रेकआउट हो गई। ब्रेकआउट हो गई। तो फिर क्या हम वेट कर रहे हैं कि दूसरी लेवल पे मार्केट आएगी, वहां से फिर प्राइस होगी? नहीं, जो ब्रेकआउट किया उसको पहले रिटेस्ट करेगी, जो ब्रेकआउट हुआ उसको पहले मार्केट क्या करेगी? रिटेस्ट करेगी। अगर बड़ी कैंडल है और नीचे वाली लेवल करीब है तो इसको भी टच किया एंड देन इसी लेवल को रिटेस्ट भी किया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं नहीं कर सकी मार्केट। फिर रिवर्स हुई, सेलर फेल हो गए नीचे कंटिन्यू करने के लिए, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। मैं अब बस यही आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर मार्केट के अंदर आपकी लेवल है जो एक दफा भी टेस्ट नहीं हुई, तो मार्केट में एक दफा जरूर बायर उसी जगह से क्या करेगा? ट्राई करेगा। फेल हो जाती है तो फिर एक दफा यहां पर अगर ये लेवल को ट्राई करता है और यहां से भी फेल होती है तो इस लेवल को भी ट्राई करेगा, क्योंकि ये अभी टेस्ट नहीं हुई। देन मार्केट ऐसे करके ये हर बार एक एक कैंडल, दो दो कैंडल भले फेल होती जाए, मार्केट ऐसे ट्राई करती रहेगी, ट्राई करती रहेगी, ट्राई करती रहेगी। तो आप हमेशा जब भी प्राइस को देखोगे, नहीं मैं मार्केट यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, लुक एट हियर, क्या मैं इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करूं एक मिनट के लिए? क्या ये वैलिड है सपोर्ट? बताइए जरा, इज दिस सपोर्ट इज अ वैलिड? यस सर, वैलिड है। और एक दफा सपोर्ट पे कैंडल आई और मेरी ग्रीन बन गई, मेरा ट्रेड विन हो गया। दूसरी दफा सपोर्ट पे क्लोज हुआ, क्या मैं ट्रेड करूं या फिर मैं ट्रेड नहीं करूं? बोलो। नहीं करना नहीं चाहिए करना सर। करें। नहीं करना चाहिए ना? हाँ, चाहिए सर। यस सर, नहीं करना चाहिए। ओके। अब फिर मैं कौन सी सपोर्ट के ऊपर चला जाऊं कि कहां से फिर दोबारा बायर मार्केट में वापस आएगा? सर नीचे। ये स्पिनिंग का बॉटम है ना, या ये वाला सपोर्ट? ये वाला सपोर्ट के ऊपर नीचे। वापस आएगा बायर, हाँ, यहां से जी ट्राई सर। जी करेगा, सर। ऐसा ही है। तो फिर जी सर। इस तरीके से क्या आप ऐसा करेंगे कि एक दफा लेवल टेस्ट हो जाए और फिर दोबारा ब्रेकआउट ना कर सके, वहीं पर बार बार उसी को ही हम यूज करते रहे, उसी को ही हम ट्रेड करते रहे? क्या ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? हमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। यस सर। नहीं। तो आप एक किसी भी लेवल को ट्राई करो तो वो ऐसी दफा कि कभी भी वो टच नहीं हुई हुई हो, उस टाइम उसको ट्राई करो कि वो ट्रेड करे, तो अगर मिले तो मिले, ठीक है। अब अगर यहां से फिर ये कंटिन्यू नहीं कर सके तो फिर दोबारा ये लेवल आपके लिए नहीं, रिसेंट नहीं है, रिसेंट लेवल ये थी, ये वैलिड लेवल थी, ये अब लेवल आपके लिए वैलिड नहीं है, ठीक नहीं है। है। तो आप बोलो कि नहीं मैं इसको देख के ट्रेड करूं कि इसके अंदर बायर सेलर क्लोज हो गया तो बायर की कैंडल आ जाए और सेल बन जाएगी, आपका लॉस हो जाएगा ना। आप देखो कि ये अगर यहां पर लेवल बनी है तो किसकी वजह से बनी है? ये इसकी वजह से लेवल बनी है ना, क्योंकि इसका रिएक्शन था और कंटिन्यू ना कर सका मार्केट, इसको फिर आप एग्जिट करोगे, इस लेवल को इग्नोर करोगे। फिर अब ये लेवल क्या इससे पहले टेस्ट हुई थी? क्या इससे पहले इस लेवल ने कोई भी आपको रिएक्शन दिया था, मार्केट ने टच किया था? नहीं, ये फर्स्ट टाइम न्यू लेवल है ना हमारे लिए। यस सर।
तो यहां पर बायर, अगर सेलर क्लोज होता है तो बायर आएगा। yes, sir. अब दोबारा सेलर इसी के अंदर क्लोज हो गया, फिर अब क्या मैं बाय का ट्रेड करूं? बोलो। नहीं 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 करूंगा। तो फिर देखो कि ये लेवल भी काम नहीं किया ना, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। हाँ। अब दोबारा बायर क्यों आया है? अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो पीछे कोई फिर एक नई लेवल होगी, पीछे कोई एक नई लेवल होगी। देखो कि यहां से कौन से पॉइंट से यहां से बायर आया है, तो ये लेवल आपके पास मिलेगी ऐसे नहीं, ये वाले पॉइंट से यहां से आया है बायर। चलो ये एक अलग पॉइंट है। अब यहां से अगर मैं बात करूं, देखो ये वाली जो सपोर्ट बनी, ये फर्स्ट टाइम जो सपोर्ट बनी, इसको प्राइस ने टेस्ट किया था? नहीं किया था ना पहले। ये फर्स्ट टाइम न्यू लेवल है। मैं इस लेवल को अगर बनाऊं तो यहां पर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती तब भी बायर आता, ब्रेक करेगी तब भी बायर आएगा, है ना। अब लेकिन उसके बाद ये वाली लेवल बनी, फिर इसके ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं आया? क्या मुझे इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना चाहिए था? क्योंकि रेड कैंडल तो बिल्कुल एक्यूरेटली क्लोज हुई है, क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए यहां पर? बोलो। नहीं सर। वीक करेंगे कुछ समझ में आया कि एक लेवल काम कर रही जी है तो एक लेवल काम क्यों नहीं कर रही? एक लेवल अगर काम कर रही है तो दूसरी लेवल काम क्यों नहीं कर रही? तो मोस्टली इसी तरीके से ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है, वो हर एक लेवल को न्यू लेवल समझता है। नहीं, यहां पर समझो कि अगर ये एक लेवल एक दफा बनी है और एक दफा ये इसने रिएक्शन दिया है, तो दोबारा इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गई कैंडल, तो आप यहां से दोबारा बाय करने की कोशिश करोगे तो जस्ट 20-30% चांसेस है आप विन कर सकते हो, 70% चांसेस है आप लॉस करोगे। क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी एक दफा टेस्ट हो चुकी है। अब ये लेवल कब वैलिड रहेगी? इस लेवल को मैं दोबारा कब यूज करूंगा? बोलो। जब ये लेवल एक दफा मैंने इसको यूज किया और प्राइस ने क्या किया? हाई नया हाई बनाया, लगा हुआ है तो फिर ये वाली लेवल मेरे लिए अगेन वैलिड हो जाएगी, फिर मार्केट इसी लेवल के ऊपर दोबारा काम करेगी। अब अगर न्यू करेगी हाई नहीं बना तो अगली दफा ये मेरे लेवल मेरे लिए काम नहीं नहीं करेगी करेगी, ये ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे की तरफ दूसरी लेवल की तरफ आ जाएगा। तो लेवल का ये स्ट्रक्चर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये स्ट्रक्चर है। मैं आप लोगों को ये काम देना चाह रहा हूं कि आप लोग किसी भी एक लेवल को देखो कि वो आपके लिए वैलिड है या फिर इनवैलिड है, कितनी दफा वो आपके लिए काम करती है और कितनी दफा वो आपको मार्केट में फेल्यूर दिखाती है। फिर आप एक जगह पे और कंफ्यूज होगे, वो उस जगह पे कंफ्यूज होंगे कि सर अगर आपने कहा जैसे कि मार्केट में अगर ये लेवल एक दफा वर्क करेगी तो दूसरी दफा क्या मार्केट को इसी लेवल को हम यूज कर सकते हैं? ये फर्स्ट टाइम जब लेवल बनी, ये वाली जो लेवल फर्स्ट टाइम बनी और फर्स्ट टाइम इसके ऊपर सेलर क्लोज हुआ, तो क्या बायर आया मार्केट में? आ गया फिर जब सेकंड टाइम सेलर इसके ऊपर क्लोज हुआ, क्या हुआ? नहीं आया नहीं आया। ठीक है। अब ये वाली जो लेवल है, बताए मुझे, ये वाली जो लेवल है रेजिस्टेंस की, ठीक है, ये लेवल पहले यहां से बनी थी। ये लेवल कहां से बनी थी? यहां से बनी थी। ये ना देखो, एक ग्रीन एक रेड, क्या बनी? रेजिस्टेंस। फर्स्ट टाइम बायर इसके अंदर क्लोज हुआ तो सेलर आ गया मार्केट में। आ क्या गया इसी लेवल को मैं दोबारा यूज करूं? नहीं नहीं सर। भले ही सेलर आया, अगर सेलर इतना स्ट्रांग होता तो कंटिन्यू करता ना मार्केट को। जी सर नहीं किया उसने कंटिन्यू, उसने कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन नहीं यहां पर एक ट्रेप तो बनाया ना कि जैसे कि ट्रेडर ट्रेप में फंस जाए। बायर ने कंटिन्यू किया, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। ठीक है। तो आप अब समझ गए इस बात को कि कब और किस टाइम हम किसी लेवल को यूज करेंगे। इसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है और मुझे दिखाना है। मैं आप लोग जो असाइनमेंट भेजते हो मैं सारी देखता हूं, इसके ऊपर मैं अलग से क्लास बनाऊंगा जहां पर हम डिस्कस करेंगे। फिर तो जितने भी लेवल्स हैं उसको देखो कि मैं रिसेंट लेवल को ट्रेड कर रहा हूं या ये लेवल काफी टाइम टेस्टेड हो चुकी है। तो जितनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी उतने ज्यादा सवालों के जवाब हम देंगे। तो फिर आप लोग जो ओल्ड पास्ट में जैसे करते आए थे, वो उसमें क्या गलत था क्या सही था,
कम से कम जब गलतियां वाजे हो जाएंगी तो आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, तो आपके लॉसेस कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके विनिंग रेशो में एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, आपका रिजल्ट अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट समझ में आई? क्या है असाइनमेंट? जी सर। यस सर। अभी अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइंस या फिर सप्लाई एंड डिमांड या और चीजें मैं ऐड कर दूं, आज आप लोगों को पढ़ाऊं, तो फिर आपको बर्डन बढ़ जाएगा, वो काम अलग से करना पड़ेगा, ये काम अलग से करना पड़ेगा। पहले ये काम करें, इसकी कंफ्यूजन को दूर करें, फिर यही वाला फार्मूला आपको सप्लाई एंड डिमांड में भी काम आएगा, यही वाला फार्मूला आपको ट्रेंड लाइन में भी काम आएगा, यही वाला फार्मूला आपको मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी काम आएगा। हर जगह पे यही वाला फार्मूला काम आएगा। तो इसके ऊपर आप लोग आज काम करना है, और फिर कल की इंशाल्लाह क्लास के अंदर फिर हम आगे की नई एसएनआर लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और जो आपकी क्यूरीज होगी उसको क्लियर करेंगे। किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं। कुछ ऐसा है कि जो चीजें समझ में नहीं आ रही, माइंड से ऊपर ऊपर से जा रही हैं? ऐसा तो नहीं है ना कुछ? नहीं। चलो बस ठीक है, फिर आज की क्लास में अपलोड करता हूँ, और इसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है और मुझे फिर रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, सर एक सवाल है पूछें। सर, प्राइस को एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर क्लोज होना चाहिए या उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता देखो, फर्स्ट होना टाइम चाहिए? क्लोज होती है ना, तो थोड़ी ज्यादा कोताही बर्दाश्त हो जाती है। ठीक है, चाहे थोड़ा सा गैप हो, चाहे बीच में आ जाए, इस तरीके से चल जाएगा। लेकिन अगर सेकंड टाइम सही से भी क्लोज होगी तब भी काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि प्राइस सही एक्यूरेटली किसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए तो वो काम करेगी, लेकिन वो बंदा ख्याल ना करे, वो सेकंड टाइम थर्ड टाइम हो, तो फिर तो वो भी काम नहीं करेगी ना। फर्स्ट ओके टाइम, सर। फर्स्ट टाइम जहां पर भी क्लोज होगी, थोड़ी सी भी कोताही होगी, वो फिल हो जाएगी। लेकिन सेकंड टाइम एक्यूरेटली भी क्लोज होगी तब भी काम नहीं करेगी। फिर तो वहां पर कंट्रोडिक्शन आ जाएगा कि सर ने बोला एक्यूरेटली क्लोज होगी तो काम करेगी, अगर एक्यूरेटली नहीं होती क्लोज, लेकिन उसके पीछे रीजन है कि हम कौन सी एसएनआर को कितनी दफा यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया? ओके ठीक सर। है। थैंक यू। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।